नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आदित्य कुमार। आज इस बुलेटिन में बात होगी राजस्थान में जारी सियासी उथल पुथल की, राहुल गांधी के केंद्र से सवाल की, जानेंगे कि विश्वविद्यालय की परीक्षा करवाने पर क्यों उठे सवाल और कब होगा मानसून सत्र का आगाज, और आखिर में बात ईपीएफओ से जुड़े कर्मचारियों को मिली राहत की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। उत्तर प्रदेश में अब हर शनिवार रविवार रहेगी पूर्णबंदी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लिया बड़ा फैसला। अब हफ्ते में 5 दिन खुलेंगे ऑफिस बाजार। मध्य प्रदेश में कांग्रेस में टूट खत्म नहीं हुई। अब सीएम शिवराज की मौजूदगी में कांग्रेस विधायक प्रद्युम्न सिंह लोधी हुए भाजपा में शामिल। लोधी ने छोड़ी विधानसभा की सदस्यता। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर का ऐलान, लड़कियों को ग्रेजुएशन की डिग्री पूरी करने के बाद दिया जाएगा पासपोर्ट। कॉलेज में ही की जाएगी इसकी पूरी प्रक्रिया। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर की तलाश तेज। दौड़ में 8 उम्मीदवार शामिल। 23 जुलाई को सभी उम्मीदवारों का होगा इंटरव्यू। कैबिनेट सचिव की अगुवाई वाली खोज समिति उम्मीदवारों से पूछेगी सवाल। मेडिका बाजार और जिपलाइन नाम की 2 कंपनियों ने किया समझौता। अब ड्रोन के जरिए घर बैठे मिल सकेगी दवा। सिर्फ 30 मिनट में हो जाएगी डिलीवरी। सुर्खियों के बाद अब बात करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर की। राजस्थान में इस वक्त सियासी उथल पुथल मची हुई है। एक तरफ सूबे के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कह रहे हैं कि भाजपा सरकार गिराने का खेल कर रही है, तो वहीं कांग्रेस के अंदर भी खटपट की खबरें जोर पकड़ रही हैं, जिन्हें उस वक्त बल मिल गया जब सरकार में मची हलचल को छोड़कर डिप्टी सीएम सचिन पायलट दिल्ली पहुंचे। इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है राजीव जी, लेकिन उससे पहले इस रिपोर्ट में देखिए क्या है पूरा मामला। मध्य प्रदेश में जब कमलनाथ सरकार गिरी तो कयासों का बाजार गर्म था कि अब मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान की बारी है। राज्यसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस विधायकों को तोड़ने की खबरों ने भी जोर पकड़ा, लेकिन सूबे के मुखिया अशोक गहलोत ने कहा कि बीजेपी कितनी भी कोशिश कर ले लेकिन कांग्रेस सरकार स्थिर है। लेकिन अब फिर से सरकार पर काले बादल नजर आ रहे हैं। ऐसे में गहलोत जहां जयपुर में अपनी सरकार बचाने में लगे हुए हैं, तो वहीं डिप्टी सीएम सचिन पायलट दिल्ली प्रवास पर हैं। मुश्किल घड़ी में डिप्टी सीएम का जयपुर में न होना कई सवाल खड़े कर रहा है। आपको बता दें कि शनिवार को जब सीएम अशोक गहलोत कैबिनेट की मीटिंग कर रहे थे तो डिप्टी सीएम होने के बावजूद सचिन पायलट इस मीटिंग में शामिल नहीं हुए। इस वक्त वो दिल्ली में थे। यही नहीं, रिपोर्ट के मुताबिक राजस्थान के लगभग 10 विधायक भी दिल्ली में हैं। ये विधायक कांग्रेस आलाकमान से मुलाकात कर अपनी परेशानी पार्टी अध्यक्ष को बताना चाहते हैं। हालांकि पार्टी नेताओं ने इस बात से इनकार किया है कि ये विधायक सचिन पायलट के समर्थन में राजस्थान से बाहर आए हुए हैं। आपको बता दें कि 2018 में राजस्थान में कांग्रेस की जीत के बाद सचिन पायलट उप मुख्यमंत्री तो बन गए, लेकिन राज्य में 2 शीर्ष नेतृत्व के बीच टकराव की खबरें अक्सर आती रहती हैं। साथ ही विपक्षी पार्टी बीजेपी पर सरकार गिराने के आरोप लगते रहते हैं। लेकिन विधानसभा की मौजूदा स्थिति की बात करें तो कुल सीटें 200, बहुमत के लिए 101, बीजेपी के 72 विधायक हैं। आरएलपी के 3 विधायक बीजेपी को समर्थन दे रहे हैं। इस तरह बीजेपी खेमे में 75 विधायक हैं। कांग्रेस के खुद के 107 विधायक हैं। निर्दलीय और अन्य छोटी पार्टियों के समर्थन से उसके पास 120 विधायक हैं। यानी बहुमत के लिए 101 सीट ही काफी है, और कांग्रेस के पास खुद ही सामान्य बहुमत से ज्यादा सीटें हैं। बीजेपी और कांग्रेस खेमे की तुलना करें तो उनमें 45 विधायकों का अंतर है। 45 विधायकों का फासला पाटना लगभग नामुमकिन सा है, लेकिन अगर पायलट की नाराजगी सामने आती है तो ये समीकरण बदल भी सकते हैं। तो चलिए अब रुख करते हैं राजीव जी का। तो राजीव जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद आदित्य। राजीव जी, राजस्थान में सरकार बनने के साथ ही अशोक गहलोत और सचिन पायलट में मतभेद उभरने लगे थे, लेकिन अब भी पार्टी आलाकमान अपने नेताओं में मची इस उथल पुथल को सुलझा नहीं पाई है, जबकि ऐसी स्थिति का खामियाजा कांग्रेस मध्य प्रदेश में भुगत चुकी है। ऐसे में आपको क्या लगता है कि कांग्रेस की रणनीति में कहां खामी है, और क्या यह स्थिति लोकतंत्र के लिए सही है? देखिए आदित्य, एक पुरानी कहावत है कि बिना आग के धुआं नहीं उठता है। राजस्थान के सियासी माहौल में इस वक्त जो धुआं छाया हुआ है उसकी आग कहां लगी है, अब सब इसी बात की चर्चा कर रहे हैं। राजस्थान में जब से अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बने हैं और सचिन पायलट को उप मुख्यमंत्री यानी कि डिप्टी सीएम बनाया गया, तब से दोनों के बीच अपना अपना दमखम दिखाने की होड़ लगी हुई है। और इधर हम देख रहे हैं कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, हिंदी पट्टी के इन तीनों राज्यों को जब भाजपा के हाथ से कांग्रेस ने छीना था, तब से भाजपा में इस बात की बेचैनी थी कि कैसे अपनी सत्ता वापस ले। भाजपा शुरू से इसकी कोशिश करती रही कि किसी तरह विधायकों को तोड़कर अपने पाले में वो करे। इसके लिए उसने कमजोर कड़ियों की तलाश शुरू की। मध्य प्रदेश में निर्दलियों और दूसरे दलों के समर्थन से सरकार बनी हुई थी, और उस पर ज्योतिरादित्य सिंधिया की महत्वाकांक्षाएं जो हैं वो कमलनाथ सरकार के आड़े आई, तो भाजपा ने उन्हें तोड़ने का खेल रचा और बाजी मार ली। अब मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है। इधर राजस्थान में भी यही खेल हम देख रहे हैं कि वो खेलने की कोशिश की गई है, और यह जाहिर है कि सचिन पायलट भी चुनाव
चुनाव जीतने के बाद मुख्यमंत्री पद के दावेदारों में सबसे आगे थे, लेकिन युवा नेतृत्व की जगह आलाकमान ने अनुभव को तरजीह दी और अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बने और दूसरी तरफ सचिन पायलट को उप मुख्यमंत्री यानी कि डिप्टी सीएम बनाया गया। लेकिन उनके समर्थक यानी कि सचिन पायलट के समर्थक उनके लिए ज्यादा की डिमांड करते हुए दिख रहे हैं और इधर हम देख रहे हैं कि भाजपा इसी बात का फायदा शायद उठाना चाहती है। बीते दिनों हमने यह भी देखा है कि राज्यसभा चुनाव के वक्त जोड़ तोड़ के आरोप भाजपा पर लगे और कांग्रेस के विधायकों को राज्यसभा चुनाव के पहले कई दिन तक रिसोर्ट में ठहराया गया। उस वक्त कांग्रेस अपने विधायकों को बचा ले गई, लेकिन अब फिर से पार्टी में टूट की आशंका दिख रही है। शनिवार को मुख्यमंत्री यानी कि अशोक गहलोत ने अपने विधायकों को समर्थन पत्र लिखने के लिए कहा है, जबकि उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट अपने समर्थकों के साथ इस वक्त दिल्ली पहुंचे हुए हैं। इससे पहले कांग्रेस सरकार को अस्थिर करने के प्रयासों के तहत विधायकों को प्रलोभन दिए जाने के मामले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने 3 निर्दलीय विधायकों के खिलाफ जयपुर में प्राथमिकी दर्ज की है। साथ ही विशेष कार्यबल भी शुक्रवार को ही इस बारे में एक मामला दर्ज कर चुका है और आरोप है कि इन विधायकों ने राज्य सरकार को गिराने के लिए भाजपा की तरफ से कुछ और विधायकों को रुपए की पेशकश की है। अब ये आरोप सच साबित होते हैं या गलत, ये तो जांच के बाद पता चलेगा आदित्य, लेकिन सियासी गलियारों में उठे धुएं के पीछे इसी बात को जिम्मेदार माना जा रहा है। अब ये देखना है आदित्य कि मध्य प्रदेश गंवा चुकी कांग्रेस राजस्थान किस तरह बचाएगी और देखना यह भी है कि इन दांव पेचों से लोकतंत्र की रक्षा की जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा। बहुत बहुत धन्यवाद राजू जी तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लद्दाख में भले ही पड़ोसी देश के जवान अब पीछे हट रहे हो, सरकार हालात सामान्य होने का दावा कर रही हो, लेकिन विपक्ष के तेवर अब भी तल्ख हैं। जी हां, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर लद्दाख मामले पर केंद्र की मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया है। तो क्या कुछ कहा राहुल गांधी ने, यह रिपोर्ट देखिए। देश के मौजूदा स्वास्थ्य हालात की बात हो या आर्थिक स्थिति का मुद्दा हो, विपक्ष के शब्द बाढ़ केंद्र सरकार पर जमकर चलते हैं। लेकिन अब काफी वक्त से इन मुद्दों के साथ ही लद्दाख का मामला भी काफी गरमाया हुआ है, जिसे लेकर विपक्ष ने सरकार खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। इसी कड़ी में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने लद्दाख मसले पर मोदी सरकार को एक बार फिर घेरा है। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए मोदी सरकार से सवाल किया कि क्या ऐसा हुआ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रहते भारत माता की पवित्र जमीन को चीन ने छीन लिया। राहुल गांधी ने जो रिपोर्ट साझा की है उसमें एक सुरक्षा विशेषज्ञ का दावा है कि केंद्र सरकार लद्दाख के मुद्दे पर पड़ोसी देश के साथ तनाव को लेकर मीडिया को गुमराह कर रही है। लद्दाख में स्थिति भारत के लिए नुकसानदेह साबित होगी। इसी रिपोर्ट को ट्वीट करते हुए राहुल गांधी ने मोदी सरकार को घेरा है। आपको बता दें कि लद्दाख में पड़ोसी देश के साथ बड़ी तल्खियों के बाद से राहुल गांधी लगातार मोदी सरकार की नीति को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। इस मसले पर राहुल गांधी कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी पड़ोसी देश के दावे के साथ खड़े हैं, लेकिन वो हमारे जवानों के साथ खड़े नजर नहीं आते। इससे पहले भी राहुल कई बार लद्दाख मामले पर मोदी सरकार को घेर चुके हैं। ऐसे में अब राहुल गांधी के इस नए सवाल पर सत्ता पक्ष कोई जवाब देता है या नहीं, ये देखना होगा। अब राहुल गांधी जहां लद्दाख मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार की परेशानी बढ़ा रहे हैं, तो वहीं परेशानी तो बिहार में एलजेपी की भी बढ़ सकती है। जी हां, यहां चुनाव से पहले ही एनडीए गठबंधन में राड़ छिड़ती नजर आ रही है। अब तक लोक जनशक्ति पार्टी के तेवर तल्ख नजर आ रहे थे। एलजेपी प्रमुख बार बार नीतीश कुमार को आग दिखा रहे थे, तो अब चिराग पासवान के तेवर पर बीजेपी एमएलसी ने बड़ा बयान दिया है, जिससे एनडीए में दरार पड़ती नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी बिहार में विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार की अगुवाई में लड़ने की बात पहले ही साफ कर चुकी है, लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे सत्ताधारी एनडीए गठबंधन की गांठें खुलने लगी हैं। अब तक एलजेपी प्रमुख चिराग पासवान नीतीश कुमार को आंख दिखा रहे थे और अब बीजेपी एमएलसी संजय पासवान ने बड़ा बयान दिया है, जो लोक जनशक्ति पार्टी के लिए परेशानी खड़ी करने वाला है। संजय पासवान ने कहा है कि बिहार में सरकार बनाने के लिए जेडीयू और बीजेपी को किसी और की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि साल 2010 में बीजेपी और जेडीयू मिलकर 2/3 बहुमत से सरकार बना चुकी है। दरअसल संजय पासवान का ये बयान एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान के उस बयान के बाद आया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि मौजूदा स्वास्थ्य मुसीबत में चुनाव नहीं कराया जाना चाहिए। इसके अलावा चिराग जेडीयू के खिलाफ भी बयान दे चुके थे। उन्होंने कहा था कि उनका गठबंधन बीजेपी से है, जेडीयू से नहीं। संजय पासवान ने कहा, जो लोग इस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं, चाहे वो हमारे सहयोगी हों या विपक्षी, वो लोकतंत्र में विश्वास नहीं करते। चुनाव करवाए जाएं या नहीं, इसका फैसला लेने में चुनाव आयोग सक्षम है। संजय पासवान यही नहीं रुके, उन्होंने केंद्र सरकार में मंत्री और चिराग पासवान के पिता रामविलास पासवान को भी आड़े हाथों लिया और कहा कि ऐसा लगता है कि हालिया बयान सत्ता में बने रहने के लिए रामविलास पासवान की रणनीति और दांव पेच का हिस्सा है। आपको बता दें कि एक तरफ चिराग जेडीयू की तरफ तल्ख हो रहे हैं, तो वहीं आरजेडी चिराग को लेकर नरम नजर आ रही है। विपक्ष के नेता तो एलजेपी का महागठबंधन में स्वागत करने की बात भी कह चुके हैं।
ऐसे में ये भी कहा जा रहा है कि सियासत के मौसम वैज्ञानिक कहे जाने वाले रामविलास पासवान की पार्टी आरजेडी का पलड़ा भारी देख एनडीए गठबंधन छोड़ सकती है। अब देखना होगा कि चुनाव से पहले सूबे में कौन से नए समीकरण बनते हैं। अब बिहार में एलजेपी की मुश्किलें बढ़ेंगी या कम होंगी और एलजेपी क्या कदम उठाएगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन एक कदम हाल ही में विश्वविद्यालयों की परीक्षा करवाने को लेकर यूजीसी और गृह मंत्रालय ने उठाया था, जिस पर सवाल उठाते हुए कई राज्य सरकारों ने परीक्षा न करवाने की मांग की है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मामले में हस्तक्षेप करने का आग्रह किया गया है। एक रिपोर्ट देखिए। देश में पहले ही स्वास्थ्य मुसीबत ने लोगों की चिंता बढ़ाई हुई है। छात्र भी पढ़ाई न कर पाने से परेशान हैं, तो वहीं विश्वविद्यालय की परीक्षा को लेकर भी तस्वीर साफ होती नजर नहीं आ रही है। दरअसल विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों से असहमति जताते हुए कई राज्य परीक्षा नहीं कराने की बात कर रहे हैं। दिल्ली, पंजाब और बंगाल के मुख्यमंत्रियों ने प्रधानमंत्री को अलग अलग पत्र लिखकर इस मामले में हस्तक्षेप का आग्रह किया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर अनुरोध किया कि दिल्ली विश्वविद्यालय समेत अन्य केंद्रीय विश्वविद्यालयों के आखिरी सेमेस्टर की परीक्षाएं रद्द की जाएं। उन्होंने पत्र में लिखा है कि आईआईटी और नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में भी आखिरी सेमेस्टर के छात्रों को आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर डिग्री दी जा रही है, तो अन्य के लिए भी यह नियम लागू क्यों नहीं हो सकता है। इसमें स्नातक और स्नातकोत्तर की आखिरी वर्ष की परीक्षा भी शामिल है। वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर ने पीएम को इस मुद्दे पर दूसरा पत्र लिखा है। उनका कहना है कि स्वास्थ्य मुसीबत के बढ़ते केसों को देखते हुए परीक्षा कराना संभव नहीं है। ऑनलाइन परीक्षा भी नहीं कराई जा सकती क्योंकि बहुत से विद्यार्थियों के पास ना तो लैपटॉप, कंप्यूटर की सुविधा है और ना ही इंटरनेट की। पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी पीएम को पत्र लिखा है। ममता ने पत्र में कहा कि यूजीसी के 6 जुलाई का दिशा निर्देश छात्र हितों पर प्रतिकूल असर डालेगा, इसलिए मामले पर तुरंत पुनर्विचार किया जाए। बंगाल के कुलपतियों ने भी यूजीसी को पत्र लिखकर अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाएं कराने से हाथ खड़ा कर दिया है। दूसरी तरफ बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में परीक्षा की तैयारी की जा रही है, लेकिन देखना होगा कि कई राज्यों से उठी मांग पर केंद्र सरकार क्या जवाब देती है। वाकई स्वास्थ्य मुसीबत के बीच परीक्षाएं करवाना परेशानी को बढ़ा सकता है। अब सरकार राज्यों की मांग पर क्या फैसला लेती है, इसका सभी को इंतजार है। वहीं इस वक्त इंतजार तो मानसून सत्र का भी हो रहा है, जिसे लेकर अब संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने बड़ा बयान दिया है। तो संसद के मानसून सत्र को शुरू करने की क्या है तैयारी, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। जब देश में स्वास्थ्य मुसीबत ने दस्तक दी तो मार्च में संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण को बीच में ही स्थगित कर दिया गया था, क्योंकि पूरे देश में पूर्णबंदी लागू कर दी गई थी। लेकिन अब देश में अनलॉक मोड का दूसरा चरण शुरू हो चुका है, लिहाजा हर क्षेत्र में काम को तेजी दी जाने लगी है। इसी कड़ी में अब संसद के मानसून सत्र के आगाज की सुबुगाहट तेज हो रही है। भले ही स्वास्थ्य मुसीबत का प्रभाव संसद के मानसून सत्र पर भी पड़ा है, लेकिन सरकार की तरफ से पूरी तैयारी की जा रही है कि सत्र का आयोजन सफलतापूर्वक किया जाए। माना जा रहा है कि संसद का मानसून सत्र जल्द ही आयोजित किया जाएगा। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि संसद का मानसून सत्र निश्चित रूप से आयोजित किया जाएगा। सरकार सभी औपचारिकताएं करेगी और सभी सावधानी बरतेगी। संसद के दोनों सदनों के महासचिवों को शनिवार को आगामी मानसून सत्र के लिए जरूरी इंतजाम करने को कहा गया है, जिसमें सदस्य शारीरिक दूरी के नियमों का पालन करते हुए प्रत्यक्ष रूप से भाग ले सकते हैं। सूत्रों ने बताया कि लोकसभा और राज्यसभा के शीर्ष अधिकारियों को सूचित कर दिया गया है कि दोनों सदनों की बैठक उनके संबंधित चैम्बरों में ही संचालित होने की संभावना है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने स्वास्थ्य मुसीबत के मद्देनजर सत्र आयोजित करने के संबंध में विचार विमर्श किया। सूत्रों ने बताया कि इस तरह के विकल्पों पर भी विचार किया जा रहा है कि दोनों सदनों की बैठक एक साथ चल सके, अलग अलग दिन नहीं, जैसा कि पहले दावा किया जा रहा था। सूत्रों के अनुसार संसद के बैठने की व्यवस्था संसद परिसर में विभिन्न स्थानों पर की जाएगी। ऐसे में देखना होगा कि कब तक मानसून सत्र का आगाज होता है और इसमें क्या कुछ खास देखने को मिलता है। और बुलेटिन में आखिर में बात ईपीएफओ से जुड़े कर्मचारियों को मिली राहत की। स्वास्थ्य मुसीबत की वजह से देश का हर एक सेक्टर प्रभावित हुआ है, इससे ईपीएफओ भी अछूता नहीं है। देश भर में ईपीएफओ से जुड़े हजारों मामले लंबित हैं। अब सरकार इससे जुड़े कर्मचारियों को राहत देने पर विचार कर रही है। दरअसल सरकार ईपीएफओ से जुड़े मामलों की ऑनलाइन सुनवाई करवाने का विचार कर रही है। एक रिपोर्ट देखिए। स्वास्थ्य मुसीबत का असर ईपीएफओ यानी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन पर भी देखने को मिल रहा है। देश में ईपीएफओ से जुड़े हजारों मामले लंबित हैं। इन लंबित मामलों की नियमित सुनवाई के लिए सरकार मामलों की ऑनलाइन सुनवाई कराने पर विचार कर रही है। इसके लिए ई कोड भी लगाए जाएंगे। हरियाणा के करनाल में ई प्रोसेसिंग के लिए पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत कर दी गई है।
अगर श्रम मंत्रालय से जल्द मंजूरी मिल गई तो अनलॉक के दौरान ही ईपीएफ के हजारों कर्मचारियों को इस सुविधा का लाभ मिल सकता है। कोर्ट में तारीख न मिलने या फिर अधिकारियों के पास समय की कमी होने की वजह से मामले अटक जाते हैं, उनकी सुनवाई नहीं हो पाती। लेकिन अधिकारियों का कहना है कि ई सुनवाई से काफी आसानी होगी और इससे ग्राहकों को भी फायदा मिलेगा। देश में साल 2010 के बाद से ईपीएफ के अभी तक 68,000 मामले लंबित हैं। हरियाणा के करनाल में टेस्टिंग चल रही है। उम्मीद जताई जा रही है कि टेस्टिंग के बाद जल्द ही इसे लागू कर दिया जाएगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।